आदाब नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस पर। यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, दहशतगर्दाना हमले के इनपुट्स मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वजीर आजम पर साधा निशाना, कहा बॉर्डर पर रहने वालों की तकलीफ समझे पीएम। पुलवामा में मुश्तबा मिलिटेंट्स ने मकामी स्कूल के प्रिंसिपल को दी धमकी, कहा यौम जमहूरिया की तकरीब में शामिल न हो स्कूल की लड़कियां। मुल्क भर में मनाया गया वोटर्स डे, जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले में तकरीबात का एहतमाम। और कल 26 जनवरी है, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मुल्क से खिताब कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सदर जमहूरिया के पैगाम को। तो हम आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर में सदर जमहूरिया मुल्क को खिताब करेंगे, क्योंकि कल यौम जमहूरियत है और इससे एक दिन कबल सदर जमहूरिया जो हैं वो आवाम से खिताब करते हैं। तो अब से कुछ देर बाद ही वो खिताब करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। यौम जमहूरिया के पेश नजर रियासत में जबरदस्त चौकसी बरती जा रही है। वादी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरहदी इलाकों से लेकर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम तक सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुफिया इत्तलात के जरिए पुलिस को यह खबर मिली है कि मिलिटेंट्स तकरीब के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं। 90 की दहाई से ही यौम जमहूरिया और यौम आजादी की तकरीब को पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराना हिफाजती दस्तों के लिए बड़ा चैलेंज रहा है। इस साल यौम जमहूरिया की तकरीब पहली दफा शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्किद होगी। सिक्योरिटी के पेश नजर इस इलाके को अभी से सील कर दिया गया है। इस रास्ते से गुजरने वाली हर चीज को चेक किया जा रहा है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। शुमाली और जुनूबी कश्मीर से श्रीनगर आने वाले तमाम रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। रात दिन 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। इनपुट्स ये भी हैं कि मिलिटेंट श्रीनगर में किसी कैंप पर हमला या हिट एंड रन की वारदात अंजाम देने की फिराक में है। सीआरपीएफ और रियासती पुलिस ने भी काउंटर हिकमत अमली बना ली है। इंसिडेंट हो जाता है तो मीडिया में इसको काफ़ी उछाला जाता है, तो इसलिए हमारे पास इनपुट आ रहे हैं कि शायद ये श्रीनगर में कोई कैंप अटैक या हिट एंड रन का वारदात करने के चक्कर में है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे जो जवान हैं और हमारी कोऑर्डिनेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वो काफ़ी ठीक है। हमने एक सिक्योरिटी प्लान जो चाहिए सेफ एंड सिक्योर रिपब्लिक डे के लिए वो हमने तैयार किया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि मिलिटेंट्स इस तरह के मौकों पर सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस ने पूरे इंतजामात कर लिए हैं। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब तक ये लोग रहते हैं तो हादसे करते हैं। लेकिन मुझे ये बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस और फोर्सेस जहां भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। स्पेसिफिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, आईजी कश्मीर आपको बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि इलेबोरेट अरेंजमेंट्स और मेजर्स इसमें ली जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 26 जनवरी लोग अच्छी तरह से मना सकें। तो कल 26 जनवरी है और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मुल्क से खिताब कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। संविधान को आभार के साथ याद करने का दिन है, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके हमें आज़ादी दिलाई और हमारे गणतंत्र का निर्माण किया। आज का दिन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को नमन करने का भी दिन है। देश के लोगों से ही लोकतंत्र बनता है। हमारे नागरिक केवल गणतंत्र के निर्माता और संरक्षक ही नहीं हैं, बल्कि वे ही इसके आधार स्तंभ हैं। हमारा हर नागरिक हमारे लोकतंत्र को शक्ति देता है। हर एक सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करता है, हर एक किसान जो हमारे देशवासियों का पेट भरता है,
हर एक पुलिस और अर्धसैनिक बल जो हमारे देश को सुरक्षित रखता है, हर एक माँ जो देशवासियों का पालन पोषण करती है, हर एक डॉक्टर जो देशवासियों का उपचार करता है, हर एक नर्स जो देशवासियों की सेवा करती है, हर एक स्वच्छता कर्मचारी जो हमारे देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रखता है, हर एक अध्यापक जो हमारे देश को शिक्षित बनाता है, हर एक वैज्ञानिक जो हमारे देश के लिए इनोवेशन करता है, हर एक मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारे देश की क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, हर एक जागरूक आदिवासी जो हमारे देश के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखता है, हर एक इंजीनियर जो हमारे देश को एक नया स्वरूप देता है, हर एक कामगार जो हमारे देश का निर्माण करता है, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो गर्व के साथ यह देखते हैं कि वे अपने लोकतंत्र को कितना आगे ले आए हैं, हर एक युवा जिसमें हमारे देश की ऊर्जा, आशाएं और भविष्य समाये हुए हैं, और हर एक प्यारा बच्चा जो हमारे देश के लिए नए सपने देख रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं कर पाया, वे भी अलग अलग तरीकों से देश को अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। हमारे राष्ट्र निर्माण की यात्रा में यह दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था। हमें आज़ादी हासिल किए हुए लगभग 2.5 साल ही बीते थे, लेकिन संविधान का निर्माण करने, उसे लागू करने और भारत के गणराज्य की स्थापना करने के साथ ही हमने वास्तव में सभी नागरिकों के बीच बराबरी का आदर्श स्थापित किया, चाहे हम किसी भी धर्म, क्षेत्र या समुदाय के क्यों न हों। समता या बराबरी के इस आदर्श ने आज़ादी के साथ प्राप्त हुए स्वतंत्रता के आदर्श को पूर्णता प्रदान की। एक तीसरा आदर्श भी था जो हमारे लोकतंत्र के निर्माण के सामूहिक प्रयासों को और हमारे सपनों के भारत को सार्थक बनाता था। यह था बंधुता या भाईचारे का आदर्श, मिलजुल कर रहने और काम करने का आदर्श। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी आज़ादी हमें एक कठिन संघर्ष के बाद मिली थी। इस संग्राम में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। उन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बहुतों ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज़ादी के सपने से पूरी तरह प्रेरित होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये महान सेनानी मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके संतुष्ट हो सकते थे। उनका लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने पल भर भी आराम नहीं किया। वे रुके नहीं, बल्कि दुगने उत्साह के साथ संविधान बनाने के महत्वपूर्ण कार्य में पूरी निष्ठा के साथ जुट गए। उनकी नज़र में हमारा संविधान हमारे नए राष्ट्र के लिए केवल एक बुनियादी कानून ही नहीं था, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक दस्तावेज भी था। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वे कानून का शासन और कानून द्वारा शासन के महत्व और गरिमा को भली भांति समझते थे। वे हमारे राष्ट्रीय जीवन के एक अहम दौर के प्रतिनिधि थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि उस दौर ने हमें संविधान और गणतंत्र के रूप में अनमोल विरासत दी है। प्यारे देशवासियों, जिस शुरुआती दौर में हमारे संविधान का स्वरूप तय किया गया, उस दौर से मिली हुई सीख हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। हम जो भी कार्य करें, जहां भी करें और हमारे जो भी लक्ष्य हों, उस दौर की सीख हर क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी है। वह हमारे राष्ट्र निर्माण के अभियान को प्रेरणा देती है। राष्ट्र निर्माण एक भव्य और विशाल अभियान है। साथ ही साथ यह लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों छोटे बड़े अभियानों को जोड़कर बना एक संपूर्ण अभियान है। ये सभी छोटे बड़े अभियान समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नागरिकों के चरित्र का निर्माण करना, परिवारों द्वारा अच्छे संस्कारों की नींव डालना, गली मोहल्ले, गांव और शहर में भाईचारे का माहौल बनाना, छोटे बड़े कारोबारों की शुरुआत करना,
संस्थाओं को सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर चलाना और समाज से अंधविश्वास तथा असमानता को मिटाना, ये सभी राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। जहां बेटियों को बेटों की ही तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने की सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे समान अवसरों वाले परिवार और समाज ही एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार कानून लागू कर सकती है और नीतियां भी बना सकती है, लेकिन ऐसे कानून और नीतियां तभी कारगर होंगे जब परिवार और समाज हमारी बेटियों की आवाज को सुनेंगे। हमें परिवर्तन की इस पुकार को सुनना ही होगा। आत्मविश्वास से भरे हुए और आगे की सोच रखने वाले युवा ही एक आत्मविश्वासपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारे 60% से अधिक देशवासी 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। इन पर ही हमारी उम्मीदों का दारोमदार है। हमने साक्षरता को काफी बढ़ाया है, अब हमें शिक्षा और ज्ञान के दायरे और बढ़ाने होंगे। शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, उसे ऊंचा उठाना और उसके दायरे को बढ़ाना तथा 21वीं सदी की डिजिटल अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की चुनौतियों के लिए समर्थ बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमने अपने युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि वे आज की दुनिया में विश्व स्तर पर अपनी जगह बना सकें। इन कार्यक्रमों के लिए व्यापक संसाधन मुहैया कराए गए हैं। अपार संभावनाओं से भरे हमारे प्रतिभावान युवाओं को इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इनोवेटिव बच्चे ही एक इनोवेटिव राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक जुनून के साथ जुट जाना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में, खासकर स्कूल में, रटकर याद करने और सुनाने के बजाय बच्चों को सोचने और तरह तरह के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमने खाद्यान्न उत्पादन में काफी बढ़ोतरी की है, लेकिन अभी भी कुपोषण को दूर करने और प्रत्येक बच्चे की थाली में जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराने की चुनौती बनी हुई है। यह हमारे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहल्ले, गांव और शहर के स्तर पर सजग रहने वाले नागरिकों से ही एक सजग राष्ट्र का निर्माण होता है। हम अपने पड़ोसी के निजी मामलों और अधिकारों का सम्मान करते हैं। त्योहार मनाते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए या किसी और अवसर पर हम अपने पड़ोसी की सुविधा का ध्यान रखते हैं। किसी दूसरे नागरिक की गरिमा और निजी भावना का उपहास किए बिना किसी के नजरिए से या इतिहास की किसी घटना के बारे में भी हम असहमत हो सकते हैं। ऐसे उदारतापूर्ण व्यवहार को ही भाईचारा कहते हैं। निस्वार्थ भावना वाले नागरिकों और समाज से ही एक निस्वार्थ भावना वाले राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वयंसेवी समूह बेसहारा लोगों और बच्चों और यहाँ तक कि बेघर पशुओं की भी देखभाल करते हैं। समुद्री तटों जैसे सार्वजनिक स्थानों और नदियों को साफ रखते हैं। यहाँ हम किसी अपरिचित व्यक्ति की मदद करने के लिए रक्तदान या अंगदान करने को तैयार रहते हैं। यहाँ आदर्शों से प्रेरित नागरिक दूर दराज के इलाकों में जाकर बच्चों को लगन के साथ पढ़ाते हैं और शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों की जिंदगी संवार देते हैं। वो किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ऐसा करते हैं। ऐसे राष्ट्र में संपन्न परिवार अपनी इच्छा से अपनी सुविधा का त्याग कर देता है। आज यह सब्सिडी वाली एलपीजी हो या कल कोई और सुविधा भी हो, ताकि इसका लाभ किसी ज्यादा जरूरतमंद परिवार को मिल सके। आइए हम सभी अपनी तमाम सुविधाओं को एक साथ जोड़कर देखें और इसके बाद हम अपने ही जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले उन वंचित देशवासियों की ओर देखें जो आज भी वहीं खड़े हैं जहां से कभी हम सब ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हम सभी अपने अपने मन में झांकें और खुद से ये सवाल करें, क्या उसकी जरूरत मेरी जरूरत से ज्यादा बड़ी है? परोपकार करने और दान देने की भावना हमारी युगों पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। आइए हम सब इस भावना को और भी मजबूत बनाएं।
सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं तथा हस्तशिल्प को संरक्षण और बढ़ावा देने के सामूहिक संकल्प से एक जीवंत संस्कृति वाले राष्ट्र का निर्माण होता है। चाहे लोग रंगमंच के कलाकार हों, पारंपरिक संगीतकार हों, बुनकर और हथकरघा कारीगर हों, या फिर वे परिवार हों जो सदियों से लकड़ी के बेहतरीन खिलौने या रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले बांस के सामान बनाते आ रहे हैं। इन सब के हुनर को जिंदा रखने के लिए तथा उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने होंगे। अनुशासित और नैतिकतापूर्ण संस्थाओं से एक अनुशासित और नैतिक राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसी संस्थाएं अन्य संस्थाओं के साथ अपने भाईचारे का सम्मान करती हैं। उत्कृष्टता के साथ कोई समझौता किए बिना वे अपने कामकाज में ईमानदारी, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखती हैं। ऐसी संस्थाओं में वहां काम करने वाले लोगों की नहीं बल्कि संस्था की महत्ता सबसे ऊपर होती है। इन संस्थाओं के सदस्य देशवासियों के ट्रस्टी के रूप में अपने पद की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। भारत के राष्ट्र निर्माण के अभियान का एक अहम उद्देश्य एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान देना भी है। ऐसा विश्व जो मेल जोल और आपसी सौहार्द से भरा हो तथा जिसका अपने साथ और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण संबंध हो। यही वसुधैव कुटुंबकम का सही अर्थ है। आज के तनाव भरे और आतंकवाद से प्रभावित युग में यह आदर्श भले ही व्यवहारिक न लग रहा हो, परंतु यही आदर्श हजारों वर्षों से हम सबको प्रेरणा देता आया है। इसकी झलक हमारे संविधान के मूल्यों में भी देखी जा सकती है। हमारा समाज इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है और यही आदर्श हम विश्व समुदाय के सामने भी प्रस्तुत करते हैं। यही भावना हम प्रवासी भारतीय परिवारों के विषय में भी अपनाते हैं। जब विदेशों में रहने वाले भारतीय किन्हीं परेशानियों से घिर जाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हम उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। प्यारे देशवासियों, मैंने अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्ति और पहले गणतंत्र दिवस के बीच के महान दौर का उल्लेख किया। यह दौर पूरी लगन, संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ देश को संवारने और समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों का दौर था। आज फिर हम एक ऐसे ही मुकाम पर खड़े हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे लोकतंत्र का निर्माण करने वाली पीढ़ी ने जिस भावना के साथ काम किया था, आज फिर उसी भावना के साथ काम करने की जरूरत है। वर्ष 2020 में हमारे गणतंत्र को 70 वर्ष हो जाएंगे। 2022 में हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। निकट भविष्य में आने वाले ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान के निर्माताओं द्वारा दिखाए रास्तों पर चलते हुए हमें एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए प्रयास करना है। एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जो अपनी योग्यता के अनुरूप 21वीं सदी में विकास की नई ऊंचाइयों पर खड़ा होगा और जहां हर एक नागरिक अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर सकेगा। जिस तरह एक मां अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उसी तरह इस देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए हमारे किसान दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। हमें अपने किसान भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। हमारी सशस्त्र सेनाओं तथा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बहादुर जवानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप साधन एवं उपकरण मिलते रहें, इसके लिए हमें अपने सामरिक निर्माण क्षेत्र को निरंतर आधुनिक और मजबूत बनाए रखना होगा। हम सस्टेनेबल के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन लक्ष्यों के तहत हम गरीबी को समाप्त करने, सभी के लिए उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और हमारी बेटियों को हर एक क्षेत्र में समान अवसर दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमें स्वच्छ, हरित और सक्षम ऊर्जा कम दरों पर लोगों तक पहुंचानी है।
हमें सभी के लिए आवास के लक्ष्य को उन करोड़ों परिवारों तक पहुंचाना है जिन्हें आज भी अपने घर का इंतजार है। हमें एक ऐसे आधुनिक भारत की रचना करनी है जो प्रतिभावान लोगों का और उनकी प्रतिभा के उपयोग के लिए असीम अवसरों वाला देश हो। आज भी हमारे बहुत से देशवासी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वे गरीबी में किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे इन भाइयों और बहनों को सम्मान देते हुए उनकी बुनियादी जरूरतों को पर्याप्त मात्रा में पूरा करना और विकास के अवसर निरंतर प्रदान करते रहना हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उनके जीवन को खुशहाल बनाना ही हमारे लोकतंत्र की सफलता की कसौटी है। गरीबी के अभिशाप को कम से कम समय में जड़ से मिटा देना हमारा पुनीत कर्तव्य है। यह कर्तव्य पूरा करके ही हम संतोष का अनुभव कर सकते हैं। प्यारे देशवासियों, हम सबका सपना है कि भारत एक विकसित देश बने। उस सपने को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवा अपनी कल्पना, आकांक्षा और आदर्शों के बल पर देश को आगे ले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देशवासी अपनी कल्पना, आकांक्षा और आदर्शों के लिए अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत के प्राचीन आदर्शों से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल और सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सदर जमहूरिया का ये आपने खास पैगाम देश के लिए सुना और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत भर में जश्न जमहूरिया के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त किस कदर सख्त किए गए हैं, हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। इस इनपुट के बाद कि मिलिटेंट फिदायीन हमले के लिए लड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्स ने मजीद एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। इसी चौकसी का नतीजा था कि गुज़िश्ता दिनों पुलवामा के पंपोर में हमले की कोशिश को हिफाजती दस्तों ने नाकाम कर दिया। इलाके में तैनात सीआरपीएफ की 10वीं बटालियन को प्रेशर कुकर में आईईडी रखे होने की इत्तला मिली। प्रेशर कुकर पंपोर रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब कंदीजल तांगिना बाईपास के करीब रखा हुआ था। इत्तला मिलते ही बम को डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को नाकारा बना दिया। इसके बाद इलाके की सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जनवरी माह में इस तरह की 2 कोशिशों को हिफाजती दस्ते नाकाम बना चुके हैं। पुलवामा से ही खबर है कि मुश्तबा मिलिटेंट्स ने मकामी स्कूल के प्रिंसिपल को जश्न जमहूरिया की तकरीब को लेकर धमकी दी है। मिलिटेंट्स ने प्रिंसिपल को धमकी दी है कि वो स्कूल की लड़कियों को यौम जमहूरिया की तकरीब में शामिल न होने दें। ये खबर एक वीडियो के वायरल होने के बाद आम हुई। वायरल वीडियो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के घर का है। वीडियो में गुमनाम मिलिटेंट प्रिंसिपल से यौम जमहूरिया के सिलसिले में सवाल कर रहे हैं। इसमें एक शख्स तकरीब में शामिल होने वाली लड़कियों को धमकी देते हुए भी सुनना जा सकता है। खौफजदा प्रिंसिपल मिलिटेंट को यकीन दिला रहा है कि उनका स्कूल जश्न जमहूरिया का बायकॉट करेगा। वहीं जम्मू खित्ते में भी यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सांबा में मुख्तलिफ मकामात पर बैरिकेडिंग कर गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सरहदी इलाकों पर खुसूसी चौकसी बढ़ती जा रही है। जिन मकामात से दरअंदाजी का खदशा है उन रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। यौम जमहूरिया की तकरीब में किसी तरह का खलल वाक़ई न हो, इसके पेश नजर जिले के रियासती पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और फौज को भी तैनात किया गया है। और दरपुंछ में भी हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। बाहर से आने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों की चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। मेन रोड और लिंक रोड पर नाके लगाकर तलाशी ली जा रही है। हर नाके पर पुलिस एहलकारों के साथ ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के चायकुंड इलाके में दहशतगर्दों से हुई मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान फायरिंग में एक 17 साल के लड़के की भी जान चली गई, जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। दहशतगर्दों के खिलाफ नेशनल राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों के पास से बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल इलाके में दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। इस जानकारी के मुताबिक बुध को शोपियां के चायकुंड में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 2 दहशतगर्द ढेर हो गए। 12वीं आरआर राइफल्स के ब्रिगेडियर हरबीर सिंह ने सहाफियों से बात करते हुए जानकारी दी है कि बुध को दिन दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वो यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाले जश्न में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में थे। उनके मुताबिक इस बात की खबर उन्हें कई रोज पहले से ही थी। मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में खबर मिलते ही उन्होंने मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि मिलिटेंट्स जिस घर में छिपे थे, उस घर के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें एक खातून को जान भी गंवानी पड़ी। कुछ टेररिस्ट ये रिपब्लिक डे से पहले कोई किसी आतंकी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। इसके सिलसिले में इस ग्रुप को हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे थे पिछले तकरीबन 3-4 दिन से। कल शाम को 5 बजे हमको एक स्पेसिफिक इनपुट मिला कि ये ओडा के घर में छुपे हुए हैं। दो सिक्योरिटी फोर्सेस की हर प्रकार से कोशिश होती है कि सिविलियन को किसी प्रकार की इंजरी ना हो, लेकिन एक ऐसा चीज थी जो हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि टेररिस्ट फायर कर रहा है और एक सिविलियन को ह्यूमन शील्ड बना रहा है, तो उसकी वजह से ये हुआ है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में अमनो अमान हो और सीज फायर की खिलाफवर्जी न हो, इस हवाले से आज सुचेतगढ़ में बीएसएफ और पाक रेंजर्स के सेक्टर कमांडर सतह के ऑफिसर्स के माबेन फ्लैग मीटिंग मुनक्किद की गई। ये मीटिंग पाकिस्तान रेंजर्स की दरख्वास्त पर हुई। आधे घंटे तक चली मीटिंग में बीएसएफ की जानिब से 5 और पाक रेंजर्स की जानिब से 10 ऑफिसर शामिल हुए। मीटिंग के दौरान बीएसएफ ने सख्त अल्फाज में सीज फायर की खिलाफवर्जी पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। बीएसएफ ने वाज़ेह किया कि रेंजर्स की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के सबब शहरी हलाक हो रहे हैं और हिंदुस्तान इस तरह के हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि बीएसएफ और पाक रेंजर्स ऑफिसर्स की आखिरी मुलाकात सितंबर 2017 में हुई थी। हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान तलखी बढ़ती ही जा रही है। गुज़िश्ता रोज कार्रवाई के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने देही तरक्याती के वजीर अब्दुल हक को मिलिटेंट करार दिया। बयान पर ऐवान में जबरदस्त हंगामा हुआ। ज्यादा जानकारी राजा मंजूर और जावेद मिर्चाल असेंबली के बाहर धरने पर बैठे थे, तो असेंबली के अंदर मोहम्मद अशरफ मीर ने वजीर आला और हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। श्रीनगर और जम्मू के मास्टर प्लान को हतमी शक्ल न देने के लिए उन्होंने अपनी ही हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया। साबिक वजीर अशरफ मीर ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिस्टम को मजाक बना दिया है। उनके निशाने पर खासतौर पर नायब वजीर आला निर्मल सिंह रहे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी का सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि नायब वजीर आला की मसरूफियत के सबब इस प्रोजेक्ट में तरक्की नहीं हो पाई है। वाज़ेह हो कि निर्मल सिंह के पास ही हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का महकमा है। उन्होंने जानना चाहा कि फंड रिलीज होने के बावजूद मास्टर प्लान फाइनलाइज करने में ताखीर क्यों हो रही है। वहीं बीजेपी रुकन असेंबली भी मुत्तहदा हुकूमत की कारगुजारियों से खुश नहीं है। कानून साज काउंसिल के रुकन रमेश अरोड़ा ने महकमा सेहत में इक्विपमेंट की खरीद में बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। रियासत सरकार पे जब हाउस लगता है तो अपने मेंबरान भी कभी कभी खफा होते हैं। कई मामलात ऐसे होते हैं जिनका जवाब जो है वो गलत आ जाता है। हमारे साथ अरोड़ा साहब मौजूद हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भारतीय जनता पार्टी। रमेश जी, आपका हमेशा कंसर्न जो रहा है, आपकी सरकार हो, आपका मिनिस्टर हो, लेकिन आप जो अदद शुमार पेश करते हैं बड़े चौंकाने वाले होते हैं। आज किस बात को लेकर जो बहस हुई थी?
आज मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 9 लगा हुआ था, बहस के लिए मैंने डिमांड की है, इसके ऊपर हाफ एन आवर डिस्कशन उन्होंने एलो कर दिया, 29 को हाफ एन आवर डिस्कशन होगी। इसमें मेन मुद्दा ये था, एक सेंटर की प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की एक ऑडिट हुआ यहाँ पे, जिन्होंने सारे इक्विपमेंट और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अपग्रेड करने के लिए किया था। विशेष तौर पे सुपर स्पेशलिटी और इस हॉस्पिटल में 4 ब्लॉक सुपर स्पेशलिटी के अपग्रेड करने थे और 8 यहाँ के करने थे। उस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें ये कही गई हैं कि फायर अलार्म और सीसीटीवी कैमरा वर्थ 3.44 करोड़ रुपये खर्चा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा और कभी काम किया ही नहीं। फिर उसके बाद इक्विपमेंट के बारे में उन्होंने कहा है कि 315 इक्विपमेंट हमने सप्लाई किए मेडिकल और वर्थ 45.61 करोड़ रुपये के, उसमें 188 में से 70 फंक्शनल नहीं है वो जो इंस्टॉल हुए, उसके अलावा 66 इंस्टॉल ही नहीं हुए और 61 ट्रेसेबल नहीं है। और मेरा दावा है कि कुछ डॉक्टर और कुछ वहाँ के लोगों के कनाइवे से वो वहाँ से रिमूव किए गए, लोगों के घरों तक पहुँचे हैं, उनकी रिकवरी करने की ज़रूरत है, जो ले गए हैं उनके खिलाफ एक्शन की ज़रूरत है। ऐसे ही 25 इंस्ट्रूमेंट 2017 में प्रिंसिपल्स को और कमिश्नर सेक्रेटरी को उन्होंने पूछा कि भाई 1.66 करोड़ के 25 इक्विपमेंट जो आपको दिए गए थे वो किससे प्रोक्योर किए और कहाँ है वो, ना वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी बता पाए ना बता पाए इक्विपमेंट कहाँ है। मुझे लगता है बड़ा सीरियस कंसर्न है। इसके ऊपर हाउस ने, चेयरमैन ने बात मान ली है और उसको डिस्कशन के लिए रखा है। डेफिनेटली इसके ऊपर उन सब के खिलाफ एक्शन आएगा जो इसके लिए दोषी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोक्योरमेंट की बात हुई तो रियासत से सरकार जो चीज़ें टेंडर आउट करती हैं, कुछ चीज़ें खरीदती हैं, कुछ चीज़ें बेचती हैं, लेकिन चौंका देने वाला मामला यह है कि जो सीसीटीवीज़ और बाकी जो प्रोडक्ट्स थे जो अभी लगे भी नहीं हैं, उनकी बिल जो है बहुत ज़्यादा बताती है। अब सरकार ने इसके लिए और ऑनरेबल चेयरमैन ने इसके लिए बहस की इजाज़त दी। उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इसमें मुलविस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। मुंतजिर मोहिद्दीन ने हैंडलूम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन का ओहदा संभाला। इस मौके पर उन्होंने मुलाजमीन से कहा कि वजीर आला महबूबा मुफ्ती मुलाजमीन के फायदे के लिए काम कर रही हैं। सरकार ने 500 करोड़ रुपए हैंडलूम कॉरपोरेशन के लिए सैंक्शन किए हैं। जी सलाम ने मुंतजिर मोहिद्दीन से खास बातचीत की। हमारे साथ हैंडलूम कॉरपोरेशन J&K के वाइस चेयरमैन मुंतजिर मोहिद्दीन साहब। मुंतजिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये नई जिम्मेदारी संभालने के लिए। आते ही आपको क्या चैलेंज थे, क्योंकि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर इन 2 शोबों से माना जाता है। जी, जैसे आपने खुद ही फरमा दिया कि जम्मू कश्मीर इन 2 चीज़ों से बिल्कुल जाना जाता है, माना जाता है, एक पहचान है हमारी, एक शोहरत है पूरी दुनिया में इन चीज़ों से। तो जैसे हमारे हालात हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हमारे यूनिट्स हैं, उनकी माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। उसके लिए हमारे जो रियासत में मौजूदा हालात हैं, पिछले 25 वर्षों से हालात रहे हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। और कुछ जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं स्टेट की जो रही है माजी में, तो उसकी भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा जी का यही मानना है, उनका यही हुक्म है हर डिपार्टमेंट को और हर पब्लिक सेक्टर के इदारे को, वो कोई भी कॉरपोरेशन हो, कि अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, लोगों को रोज़गार, जो दस्तकार हमारे हैं जिनकी बुनियाद इसी पे है कि वो कोई सुई से काम करता है, कोई आरी से काम करता है, कोई लूम पे काम करता है, तो वो प्रोडक्शन जो हमारी हो वो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसको आप नए सिरे से रिवाइव करिए, वहाँ जाके काम कर लीजिए। एक्चुअली क्या है कि सरकार ने आज सरी नौ इस पर एक जायज़ा लिया है और इन कॉरपोरेशंस को, खासकर मैं बता दूं हैंडलूम कॉरपोरेशन और हैंडीक्राफ्ट्स की, जो क्योंकि मैं अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मेरा ऑर्डर निकले हुए, तो लेकिन इतनी ही देर में एक तो बजटरी प्रोविजन जो है वो तो कर दी है उन्होंने ग्रांट्स में सैंक्शन, लेकिन एडिशनल भी एक अमाउंट उन्होंने सैंक्शन कर दी 5-5 करोड़ रुपए फिर इस दोनों कॉरपोरेशंस के लिए, वहाँ 5 करोड़ यहाँ 5 करोड़, ताकि वहाँ के जो हमारे दस्तकार हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उनको हम खरीदें, ताकि बाजार में जो उनको हाफ कीमत पर जो उनकी लागत भी बनी होती है उनसे कम कीमत पर तंगी की वजह से बेचना पड़ता है, तो वो उनका इस्तेसाल न हो।
पीडीपी के रुकन असेंबली अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने पर आमद हैं। कन्ना हलके से पीडीपी के रुकन असेंबली राजा मंजूर और कानून साज काउंसिल के रुकन जावेद मिर्चाल ने सदना चोटी पर जल्द अज जल्द सुरंग बनाने का मुतालबा किया। दोनों लीडर असेंबली हॉल के बाहर धरने पर बैठे और सुरंग की तामीर में हो रही ताखीर पर एहतजाज किया। आप सरकार में हैं, नितिन गडकरी से लेकर नईम अख्तर साहब तक आपके साथ हैं, तो आप किस चीज़ का रोना रो रहे हैं? बेबसी क्यों है? देखिए, बेबसी की बात नहीं, बात यह है कि अगर हमारी इसमें कोई शक नहीं है, 4 तारीख को हमारे R&B मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी हुई है डिफेंस मिनिस्टर को। बहुत सी टनलें जो हैं वो सारी ज़रूरी हैं, हम मान के चलते हैं वह सारी टनलें ज़रूरी हैं, लेकिन करना की टनल हम सिर्फ इसलिए कि ये अपनी डिमांड जो है ये प्रेस कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम कई बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी मिले, उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया और हर वक्त उन्होंने ये मसला हमारा उठाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रायोरिटी के लिए मांग करते हैं कि भाई आप जो टनलें बना रहे हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप जान बचाओ की प्रायोरिटी दीजिए करना की टनल को, साधना टनल को, ताकि लोग बच सकें और हम भी इस कौमेदारी में शामिल हो सकें, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमारी भी हो सके, वरना हर साल जो है हम लोग मरते और कटते रहेंगे। आपकी तरफ आना चाहूँगा आखिर पे कि क्या उम्मीद है कि अब मोदी सरकार, महबूबा मुफ्ती सरकार, क्या उम्मीद है कि ये जो साधना टनल है इस पर काम शुरू हो जाए? जहाँ तक अगर एश्योरेंस को देखा जाए तो इंशाल्लाह ये यकीन हम भी रखते हैं कि हमारी जो सरकार है वो इस मसले में बड़ा संजीदगी से देख रही है इस मसले को। और मैं और मेरे ऑनरेबल MLA कन्ना राजा मंजूर साहब CM साहिबा से भी मिले तो उन्हें भी हमें एश्योर किया, यानी कि जो इसके कंसर्न मिनिस्टर हैं पब्लिक वर्क्स के, तो आपने सुना भी होगा परसों जब हमने अपर हाउस में भी इसमें डिमांड की तो उन्हें भी हमें एश्योर किया कि हम इस मसले को ऑलरेडी हमने कम्युनिकेट किया है डिफेंस मिनिस्टर को लेटर, तो इसको हम यानी जल्द अज जल्द टेकअप करेंगे। भदरवा के फल कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। मकामी रुकन असेंबली दिलीप परिहार की जानिब से फल मंडी के कयाम पर हुकूमत ने मुस्तबत जवाब दिया है। हुकूमत ने MLA से मंडी के लिए मौजूद जगह की शिनाख्त करने को कहा है। जी सलाम से बात करते हुए दिलीप परिहार ने कहा कि मंडी के कयाम से किसान, कारोबारी और सार्फिन सबको फायदा होगा। रियासत भर में फ्रूट मंडीज़ का मामला एक बहुत बड़ा इशू है, जहां सोपोर, शोपियान, उसके बाद जम्मू के भद्रवा और जम्मू में मुबारक मंडी और बाकी जगहों पर कई फ्रूट मंडियों को बनाने की तजवीज़ भी थी। अब चलते हैं भद्रवा, जहां पर मुतल्लिका MLA दिलीप परिहार ने सवाल उठाया कि भद्रवा में जो फ्रूट है उसकी फ्रूट मंडी कहाँ पर है, सरकार का क्या जवाब था, खुद बताएंगे MLA साहब। ये जो फ्रूट मंडी भद्रवा की है इसको लेकर सरकार ने क्या बताया? एक्चुअली फ्रूट जो है सबसे ज़्यादा हमारे भलेसा और भद्रवा में बनता है, और भलेसा और भद्रवा का फ्रूट जैसे सेब है, अखरोट है, नाशपाती है, एक अमरी सेब है। अमरी सेब सारे साल रहता है, लेकिन फ्रूट मंडी ना होने की वजह से हमारा मेवा जितना भी है वो सारा ख़राब हो जाता है, फ्रूट सारा ख़राब हो जाता है। तो मैंने सवाल किया था कि कब बनाने की तजवीज़ है, तो सरकार ने जवाब दिया कि आप ज़मीन दे दो और हम क्या कहते हैं फ्रूट मंडी बना देंगे। तो मैंने फिर उनको कहा कि कम से कम कंपनसेशन जो है वो दोगे या नहीं दोगे, तो उन्होंने जवाब का दिया है कि कंपनसेशन भी हम देंगे, इसका जगह का, ज़मीन का, तो फ्रूट मंडी हम दोनों जगह बना देंगे, भद्रवा में भी बना देंगे और भलेसा में बना देंगे। तो अब जो ज़मीन वगैरह आइडेंटिफाई लैंड करनी है उस पर वर्कआउट चल रहा है कि यहाँ पे लोगों को फ्रूट मंडी मिल जाती? ये तो आज ही से बात हुई है, आज से, और ये मेरे ख्याल में जल्दी ही ज़मीन का जो है वो देखेंगे कि कहाँ है ज़मीन, क्या किस जगह पे है, वो देख लेंगे। चूँकि आप सरकार में नहीं है लेकिन सरकार के MLA हैं, आपको लगा कि भद्रवा के लोगों को अब की बार यहाँ से थोड़ा सा इंसाफ मिला असेंबली से? बहुत सारा इंसाफ मिला, बहुत सारा इंसाफ मिला है। मैं सरकार में क्यों नहीं, मैं तो सरकार में ही हूँ। अगर MLA न हो तो मिनिस्टर क्या करेगा, इसलिए मैं सरकार में हूँ। और जितने ज़्यादा काम आज इस साल 3 सालों में हुए हैं, कांग्रेस के दौर में 20 साल इतने काम नहीं हुए हैं। आज बौखलाहट में है ये लोग, आज आप देखते हो घड़ी घड़ी वॉकआउट कर लेते हैं, क्योंकि सरूड़ी साहब अभी बता रहे थे अंदर एक सवाल के जवाब में कि ये जी ब्लैक टॉप नहीं हो रहा है। इनके दौर में ये क्या कहते हैं बटोद से और किश्तवाड़ रोड की ये बुरी पोजीशन थी कि 10 साल इतने खड्डे थे। आज हमारी सरकार में वो बिल्कुल ब्लैक टॉप हो गया है। हमारी आज
गुंदो और भद्रवा जो रोड थी बहुत दूर दूर हमारा एरिया है, आपस में आने जाने के लिए 110 किलोमीटर नीचे से जाना पड़ता है और ऊपर से सिर्फ 30 किलोमीटर है। आज हमारी रोड जो है वो गुंदो से भद्रवा के लिए शुरू हो गई है। बहुत सारी स्कीमें हैं जो शुरू हुई हैं और ये अब इनको ये बोखलाट में आके ये सारा कुछ आपका कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। MLA भद्रवा दिलीप परिहार के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ फ्रूट बहुत ज़्यादा निकलता है, भद्रवा में भी अच्छी खासी तादाद में फ्रूट निकलता है, लेकिन फ्रूट मंडी न होने की वजह से मामला सरद खाने में डाले गए हैं। और रियासती सरकार का तज़किरा और हुसूलियात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लैक टॉपिंग से लेकर जो स्कीमों का काम था रियासत जम्मू कश्मीर PDP और BJP सरकार के होते बलेसा, ठाठरी और डोडा में देखने को मिल रहे हैं, भद्रवा में मिल रहे हैं। कांग्रेस के जो आरोप हैं, इल्जामात हैं, वो बेबुनियाद हैं। अशरफ वानी के साथ से तजम्मुल जी मीडिया जम्मू। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की तकलीफ को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी सीज़फायर खिलाफ वर्जी पर खूब शोर मचाती थी, लेकिन अब खिलाफवर्जी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की कश्मीर को लेकर कोई मुनासिब पॉलिसी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर सुरक्षा, आर्मी, फौजों के सर कटना, पाकिस्तान की फौज के द्वारा और लोगों की हत्या होना और बॉर्डर में हमारी बहनें, बहू, बेटियां विधवा होना, नौजवान मरना, भैंसे गाय मरना, ये आज प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा पर नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हो गए, इंटरनेशनल हो गए। वो तो अब अमेरिका को पॉलिसी सिखाते हैं, बरतानिया को सिखाते हैं, चीन को सिखाते हैं कि दुनिया कैसी चलानी चाहिए। मैं उन्हें जरा जमीन पे वापस लाना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आप प्रधानमंत्री बने हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे लोग असुरक्षित हैं। गांदरबल के MLA शेख इशफाक जब्बार ने अपने इंतखाबी हलके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना, साथ ही लोगों की परेशानियों को हल करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर उन्होंने ज़बान जुजना B में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत किया जाने वाला 43 लाख रुपए के काम का इफ्तिताह किया। चैके गुदरा में 17 लाख की कीमत से बने डिवाटरिंग पंप का भी इफ्तिताह उन्होंने किया। पंप तक बिजली लाइन पहुंचाने के लिए 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। जी, आज हमने पहले तो जजना में हमने जो ऑगमेंटेशन की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की, वो 3 क्यूसेक थी तो उसको हमने बढ़ा के 6 क्यूसेक कर दिया। वो काफी पुरानी डिमांड थी वहाँ लोकल्स की और खासकर जो उस साइड में फ्रूट ग्रोवर्स वगैरह उनकी थी। कश्मीर की वादियां जितनी खूबसूरत हैं उसकी तारीख उतनी ही बदसूरत। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। गांदरबल में भी 25 और 26 जनवरी की काली रातों को कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भूना गया था। गांदरबल के मकामी लोग आज भी इंसानियत के दुश्मनों को कोसते हैं और अपने पड़ोसी पंडितों को याद करते हैं। जिसको इस देश में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। दिस वॉज द फर्स्ट स्लोगन। नंबर 2, यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, इस्लामिक पैटर्न ऑफ दैट गवर्नमेंट। दिस वॉज अनदर। थर्ड स्लोगन वाज कश्मीरी पंडितों भाग जाओ या यहां से चला जाओ। सो आई थॉट इट इज बेटर। 25 जनवरी की रात गांदरबल के तारीख की वो काली रात है जब यहाँ के कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया गया था। मकामी कश्मीरी आज भी पंडितों को याद करके गमगीन हो जाते हैं। ये कश्मीरी मुसलमान अपनी कश्मीरी पंडितों को फिर से वादी में देखना चाहते हैं। इनका मानना है कि पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है और सूनी है कश्मीर की हसीन वादियाँ। कश्मीरी मुसलमान आज भी पंडितों के घरों और ज़मीन की देखभाल इस उम्मीद से कर रहे हैं कि एक रोज़ इनका मालिक आएगा और खंडहरों में तब्दील हो रहे ये घर रोशन हो जाएंगे।
लोग मसरूफ़ थे उस अपने मज़हब का जो दिन था, तो लोग उसमें मसरूफ़ थे, लोग अपने उस अकीदत में मसरूफ़ थे, लोग अपने इबादत में उस तरह मसरूफ़ थे। लेकिन यहाँ से ये बड़ा ही शर्मनाक वाक़ा पेश आया। कश्मीरियत का मतलब दहशतगर्दी और पत्थरबाजी नहीं है, कश्मीरियत का मतलब मोहब्बत और भाईचारा है, कश्मीरियत सादगी है। लेकिन 90 की दहाई ने मानो कश्मीरियत की डेफिनेशन ही बदल दी। जिहाद और इंतहा पसंद लोगों ने कश्मीरियत को शर्मसार करके रख दिया। गांदरबल में एक साथ 23 कश्मीरी पंडितों के कत्ल का मातम पूरे हिंदुस्तान में पसरा। तभी तो उस वक्त के वजीर आजम रहे इंद्र कुमार गुजराल, जम्मू कश्मीर के वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इन पंडितों की आखिरी रस्मात में हिस्सा लिया था। वो किन्होंने किया हम ये नहीं कह सकते हैं। उस वक्त हम ये कहेंगे कि वो नामालूम बुलंदबाजार थे, वो किन में से थे तो हम ये नहीं जानते। लेकिन जो भी वाक़ा उस दिन पेश आया बड़ी शर्म की बात है। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म और सितम की दास्तान तारीखी पन्नों में खून से लिखी हुई ऐसी कहानी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। 25 जनवरी 1998 की रात शब कदर की रात थी। एक तरफ लोग इबादत में मसरूफ़ थे तो दूसरी तरफ इंसानियत के दुश्मन खून बहाने की तैयारी में। हथियारों से लैस कुछ नकाबपोश दरिंदे गांदरबल के छोटे से गांव बंधामा में दाखिल हुए और कश्मीरी पंडितों के घरों में घुसकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। खबरों के मुताबिक एक साथ 23 लोगों को कत्ल कर दिया गया। हालांकि मकामी लोग बताते हैं कि इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरे इलाके में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया गया। जी सलाम के लिए वकार मंजूर की रिपोर्ट, गांदरबल। भदरवा में आज 8वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। इस मौके पर रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स भदरवा में एडीसी भदरवा की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें कसीर तादाद में जिले के अफसरान ने हिस्सा लिया। जिसके बाद एक रैली निकाली गई जिसमें तहसील ब्लॉक लेवल के अफसर, आंगनवाड़ी वर्कर और आम जनता ने हिस्सा लिया जो हाथ में प्राउड टू बी वोटर लिखी तख्तियां थामे हुए थे। रैली एडीसी भदरवा दफ्तर से शुरू होकर शहर के अलग अलग हिस्से से होते हुए कम्युनिटी हॉल कोटली पर खत्म हुई। इस मौके पर एडीसी ने नेशनल वोटर्स डे पर रोशनी डाली। उन्होंने मुल्क में डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने पर जोर दिया। इस मौके पर तहसीलदार भदरवा ने कहा कि नेशनल वोटर्स डे नौजवानों को वोटिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए मनाया जाता है। और अब वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाले परेड में राहुल गांधी को चौथी लाइन में मिली जगह, फिर भी शिरकत करने पहुंचेंगे राहुल। राजपथ पर होने वाली तकरीब में पहली बार राहुल गांधी चौथी लाइन में बैठेंगे। मुंबई में संजीला भंसाली के घर के बाहर हिफाजती बंदोबस्त सख्त। देशभर में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच पद्मावत रिलीज। मुंबई में सुबह से लेकर शाम तक के शो हाउसफुल रहे। पुणे के सिनेमाघर में भी पद्मावत रिलीज। थिएटर के बाद सख्त हिफाजती बंदोबस्त। कोलकाता में फिल्म पद्मावत को लेकर मल्टीप्लेक्स के बाहर सख्त हिफाजती बंदोबस्त। बड़ी तादाद में नौजवान फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में फिल्म पद्मावत को यूथ सर्टिफिकेट दिया गया। पाकिस्तान की फिल्म सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के फिल्म को पास कर दिया। बता दें कि इस फिल्म में हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी को मनफी किरदार में दिखाया गया है। रिलीज के बाद भी करनी सेना का एहतजाज जारी। बिहार, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में नहीं हो पाई पद्मावत रिलीज। यौम जमहूरिया तकरीब के मेहमान बनकर आए आसियान लीडर्स का राष्ट्रपति भवन में जाहिराना इस्तकबाल। समारोह के में पीएम और नायब सदर जमहूरिया समेत कई बड़े लीडरान मौजूद रहे। पीएम मोदी ने थाईलैंड के वजीर आजम से मुलाकात की। आसियान समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आए हैं थाईलैंड के पीएम। सिंगापुर के वजीर आजम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 2 तरफा बातचीत। कर्नाटक में मादे आबी तनाज को लेकर लोगों का एहतजाज। बंद के दौरान हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए। जुमे को कर्नाटक के मैसूर में बीजेपी की रैली। पार्टी सदर अमित शाह हिस्सा लेंगे।
बोफोर्स घपले की जांच में बड़ा इंकशाफ। कांग्रेसी डब माधव सिंह सोलंकी पर 1992 में स्विट्जरलैंड जाकर जांच धीमी कराने का इल्जाम। नरसिम्हा राव सरकार में वजीर खारजा थे माधव सिंह सोलंकी। फरवरी 1992 में दावोस जाकर स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा से मुलाकात की थी। बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच भारत पाकिस्तान में फ्लैग मीटिंग। सुचेतगढ़ में बीएसएफ और चिनाब रेंजर्स के अफसरों में मीटिंग। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर बीएसएफ ने पाकिस्तान से एतराज जताया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया, 2 हथियार भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग से स्कूलों को नुकसान। गोलीबारी की वजह से सभी स्कूल बंद। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी बढ़ाई गई। मुश्तबा शख्स के खिलाफ मुहिम तेज। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान और चीन को इंतबाह दिया। कहा, भारत की 1 इंच जमीन कोई छीन नहीं सकता। अमेरिका का हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। पेशावर के कमांडर समेत 3 बड़े दहशतगर्द मारे गए। आज मनाया गया नेशनल वोटर्स डे। जम्मू कश्मीर समेत देश भर में कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर तनमग के कुंज में प्रोग्राम का एहतमाम। एसडीएम ने लोगों को समझाई वोट देने की अपील। रामबन में भी वोटर्स डे मनाया गया। मकामी डीसी ने इस मौके पर नए वोटर्स को बांटे इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड। कुंज में धूमधाम से मनाया गया नेशनल वोटर्स डे। तलबा ने इस मौके पर बेदारी रैली भी निकाली। भारत और जनूबी अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। भारत के 187 रनों की पारी के बाद खेलने उतरी अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज भी नहीं बना सके रन।